साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम आधुनिक बिहार के इतिहास को पढ़ रहे थे। आज उसी की हमारी ये अगली क्लास है और ये अंतिम क्लास भी है। आज की क्लास में हम बिहार के किसान आंदोलन को पढ़ेंगे, जिसमें गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह और बिहार में जो किसान सभा सम्मेलन होते हैं, उनको पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं किसान आंदोलन से रिलेटेड, उन सभी को कवर करते हुए आज से जो है हमारा ये आधुनिक बिहार का इतिहास खत्म हो जाएगा। हमने आधुनिक बिहार के इतिहास को बहुत डिटेल में पढ़ा है, बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार पढ़ा है और खास बात क्या रही है क्लासेस की कि हमने न केवल इन क्लासेस में बिहार के एस्पेक्ट को कवर किया है, साथ ही हमने उस पूरे ओवरऑल टॉपिक को पढ़ लिया है ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके का बने, कंसेप्चुअल, एनालिटिकल, फैक्चुअल कैसे भी बने, चाहे वो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से अगर कनेक्ट करके भी क्वेश्चन पूछता है तब भी आप उसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार हमने क्लासेस को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब यहाँ से पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इम्तियाज अहमद की किताब हो, केबीसी नैनो की किताब हो, घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पेपर हो, क्राउन पब्लिकेशन का हो, उन सभी किताबों को हम पढ़ के एक ही जगह कंसाइज कर दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये 30-32 पेज की जो पीडीएफ बिहार मॉडर्न हिस्ट्री की बनी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तो 12-15 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कहीं नहीं गए। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को अपनी शुरू करते हैं। और ये क्लास की पीडीएफ हमारे संकल्प बैच के पेड ग्रुप में आपको मिल जाएगी। क्लासेस तो यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाती हैं। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर आप कॉल मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये 70 बीपीएससी के लिए शुरू किया गया संकल्प बैच है और इस बैच के थ्रू आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसकी फीस केवल 499 है। तो आप क्लासेस को देखिए और रिवीजन के लिए 499 फीस है संकल्प बैच की। उसके थ्रू जो है आप पीडीएफ लेकर जो है अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। राइट, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बिहार में किसान आंदोलन को पढ़ते हैं हम लोग। किसान आंदोलन में सबसे पहले हम गांधी जी का चंपारण मूवमेंट देखेंगे। नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता होता है, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती है, जिसे हम तिनकटिया पद्धति कहते हैं। और इसी तिनकटिया पद्धति से बिहार के किसान काफी त्रस्त हो जाते हैं। क्यों त्रस्त हो जाते हैं? क्योंकि जब जर्मनी में जब नील जो है वो कृत्रिम तरीके से बनाए जाने लगती है, तो ये जो नेचुरल नील होता है जो खेतों में बोया जाता था, उसकी कीमत जो है मार्केट में धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे किसानों को जो है अब फायदा नहीं मिलता है। दूसरी चीज क्या होती है, जब नील की खेती बोई जाती है किसी पर्टिकुलर खेत में, तो धीरे धीरे वो जो खेत है बंजर होने लगता है, उसमें अन्य फसलें जो है नहीं उग पाती हैं सही से। तो नील की खेती करवाने के लिए अंग्रेज और जो स्थानीय किसान थे उनके मध्य एक समझौता हुआ था कि किसान जो है अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करेंगे और इसे ही हम तिनकटिया पद्धति कहते हैं। 3/20वें भाग, इस बात को आप याद रखना। और यही क्या है, तिनकटिया पद्धति है। मुरली भरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले और इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। और राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, इनके आमंत्रण पर ही गांधी जी चंपारण आए और फिर चंपारण मूवमेंट को शुरू किया इस तिनकटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए। राइट। तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे राजकुमार शुक्ल के साथ और पटना में गांधी जी मजरूल हक से मिले। इसके बाद वो बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से मिले। तो ये आपको इतनी घटना कनेक्ट करते हुए चलना है कि तिनकटिया पद्धति से त्रस्त किसानों की समस्या को लेकर राजकुमार शुक्ल, जो मुरली भरवा गांव के निवासी थे, मुरली भरवा गांव ये बेसिकली आपका चंपारण में पड़ता है, तो यहाँ के निवासी राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने गए। और कहाँ पर मिलने गए थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 का जो था, उसी अधिवेशन में गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले और बिहार की इस तिनकटिया पद्धति की समस्या के बारे में बताया। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही फिर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को बिहार के लिए प्रस्थान करते हैं और पटना पहुंचते हैं। 10 अप्रैल 1917 को ये पटना पहुंचते हैं और पटना में गांधी जी पहले मजरूल हक से मिलते हैं और उसके बाद फिर बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से मिलते हैं। फिर 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी चंपारण पहुंचे और 27 अप्रैल को राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरवा पहुंचते हैं। 27 अप्रैल से पहले वो 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचते और वहां हजारीमल धर्मशाला में रुकते हैं। तो एक एक करके आपको डेट के साथ में कनेक्ट करते हुए चलना है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के जो प्रमुख सहयोगी थी, उनमें राजकुमार शुक्ल तो हमने पढ़ ही लिया। इन्हीं के प्रयासों से गांधी जी बिहार आते हैं और चंपारण मूवमेंट करते हैं। तो राजकुमार शुक्ल, उसके साथ ही आप राजेंद्र प्रसाद को देखेंगे इस चंपारण मूवमेंट में गांधी जी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। ब्रज किशोर थे, रामनवमी प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, धरणीधर थे, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, शंभू शरण, प्रभुदास, ये प्रमुख
नेता थे जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर चंपारण मूवमेंट को जो है सफल बनाया। तो आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन चंपारण मूवमेंट में शामिल नहीं था, तो आपको ये एटलीस्ट नाम याद होने चाहिए। राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, रामनवमी प्रसाद, जेबी कृपलानी, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, शंभू शरण, प्रभुदास। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंपारण में किसानों की समस्याओं की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई जाती है, तो चंपारण एग्रीरियन कमेटी बनाई जाती है। इसे डब्ल्यू.जी. मोडी के द्वारा 29 नवंबर 1917 को विधान परिषद में पेश किया जाता है। दिन 8 मई 1918 को ये लागू होती है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। डब्ल्यू मोडे के द्वारा 29 नवंबर 1917 को इसे विधान परिषद में पेश किया जाता है। दिन 8 मई 1918 को ये लागू होती है। चंपारण एग्रीरियन कमेटी किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, तो चंपारण में कृषकों की स्थिति के जांच के लिए। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें होते हैं एफ.जी. सलाई, जो इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। एफ.जी. सलाई मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एफ.जी. सलाई चंपारण एग्रीरियन कमेटी के ये अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो अन्य 5 सदस्य होते हैं उसमें महात्मा गांधी भी शामिल होते हैं, एल.सी. अदामी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह और जी रैनी। तो ये 6 सदस्यों के नाम याद रखना है। चंपारण एग्रीरियन कमेटी में अध्यक्ष कौन होते हैं, एफ.जी. सलाई होते हैं। चंपारण में कृषकों की स्थिति के जांच के लिए इसको बनाया जाता है। डब्ल्यू मोडे के द्वारा 29 नवंबर 1917 को इसे विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है। दिन 8 मई 1918 को यह लागू होती है। 1918 में चंपारण एग्रीरियन एक्ट के तहत जो है तिनकटिया प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। राइट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद के द्वारा पटना से प्रकाशित समाचार पत्र देख लीजिए, हुंकार और जनता। स्वामी सहजानंद सरस्वती को क्यों हमने यहाँ पर कंसीडर किया, क्योंकि ये भी किसान आंदोलन से जो है मुख्य रूप से बिहार में जुड़े हुए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ आप इतना याद रखिए, स्वामी सहजानंद के द्वारा पटना से प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था, हुंकार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, हुंकार। और इसके अलावा जनता भी था, जो स्वामी सहजानंद के द्वारा प्रकाशित पटना का एक समाचार पत्र था। तो हुंकार, जनता को याद रखिएगा। गांधी जी के अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में सत्याग्रह जो ये होता है, ये पहला प्रयोग था जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो याद रखिएगा, गांधी जी अफ्रीका से लौटे, उसके बाद भारत में जो सत्याग्रह मूवमेंट सबसे पहले किया वो चंपारण सत्याग्रह ही था 1917 का। और इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार जो है सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तवान, सराहवेशी, अबवाब, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एक प्रकार के कर थे। यह उन किसानों को देना पड़ता था जो नील की खेती करने से छूट चाहते थे। यानी ऊपर हमने देखा था कि अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता होता है कि किसान जो है अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती। अच्छा, नील की खेती कैसी, ये एक नगद फसल होती है, नगदी फसल है। राइट। नील खेती हो गया, गन्ना, जो भी फसलें डायरेक्ट उनको बेचकर हमको मार्केट से पैसा मिलता है, वो फसलें अमूमन जो है नगदी फसलें कहलाती हैं, उनको कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं। तो नील की खेती कैसी फसल है, ये एक प्रकार की नकदी फसल है। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो नील न देकर ऑप्शन थे कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। पहला ऑप्शन था भू राजस्व, दूसरा नकदी फसल, तीसरा ब्रिटिश सरकार और चौथा था भू अनुदान। तो उसमें आपको कौन सा स्टेटमेंट सही करना था, नकदी फसल का, क्योंकि नील खेती क्या एक नकदी फसल है। और इसी नील की खेती के कारण ही जो किसानों को अपने 3/20वें भाग पर बोनी पड़ती थी, उसी के अगेंस्ट में ये चंपारण मूवमेंट किया जाता है गांधी जी के द्वारा। राइट। तो ये समझौता था, 3/20 भाग पर जो है किसान नील की खेती करेंगे, इसको ही तिनकटिया पद्धति हम लोग कहते हैं। राइट। तो अगर किसानों को इस 3/20 भाग पर नील की खेती करने से छूट प्राप्त अगर उनको प्राप्त करना चाहते थे, तो वो तवान, सहरवेशी या अबवाब नामक जो है अंग्रेजों को टैक्स देते थे, एक राशि देते थे टैक्स के रूप में। राइट। तो तवान, सहरवेशी और अबवाब अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक प्रकार का ये टैक्स था जो उन किसानों को देना पड़ता था जो नील की खेती करने से छूट चाहते थे। बंगला नाटक नील दर्पण है, ये बंगला नाटक नील दर्पण है, दीनबंधु मिश्र के द्वारा लिखा गया था 1860 में। और इस नाटक में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था यानी तिनकटिया पद्धति का वर्णन किया गया। तो याद रखिएगा, बंगला नाटक नील दर्पण दीनबंधु मिश्र के द्वारा लिखा गया 1860 में। और इस बंगला नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था यानी तिनकटिया पद्धति का वर्णन किया गया था। तिनकटिया प्रथा के अलावा बिहार में किसानों से जुड़ी अन्य प्रथाएं थी, जिसमें महत्वपूर्ण है खुटकुट्टी प्रथा और दूसरी है कमियोटी प्रथा।
खुटकुटी प्रथा क्या थी? यह मुंडा जनजातियों में प्रचलित सामूहिक भूस्वामित्व की एक व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन द्वारा जब इस खुटकुटी प्रथा में हस्तक्षेप किया गया, तभी मुंडा विद्रोह जो है उग्र होता है। मुंडा विद्रोह हम देखते हैं, हमने जनजाति विद्रोह पढ़ लिए हैं, उसमें हमने इस बात को मेंशन किया था, तो याद रखिएगा। खुटकुटी प्रथा जो कि मुंडा जनजातियों में प्रचलित एक सामूहिक भूस्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन के द्वारा जब इस प्रथा में हस्तक्षेप किया गया था, तब मुंडा विद्रोह का ये भी एक प्रमुख कारण बना था। नेक्स्ट है कम्योटी प्रथा। कम्योटी प्रथा क्या थी? इसके अंतर्गत किसान दास के रूप में खेती करने वाले कामिया जात के लोग अपने मालिकों द्वारा ऋण प्राप्त पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर जो है अपने मालिकों की सेवा करते थे। तो कम्योटी प्रथा और खुटकुटी प्रथा के बारे में इतनी बात याद रखिएगा। ये तिनखटिया प्रथा के अलावा बिहार में किसानों से जुड़ी हुई प्रथाएं थी, राइट। खुटकुटी प्रथा जो बेसिकली मुंडा जनजातियों से संबंध है, और कम्योटी प्रथा ये कामिया जाति के जो कृषक थे उनसे संबंधित है। जब कामिया जात के लोग अपने मालिकों से ऋण लेते थे, तो ऋण के बदले जो उनको ब्याज देनी पड़ती थी, ब्याज नहीं देते थे, बल्कि अपने मालिकों की जो है उस ब्याज राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे, राइट। राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में कहा था कि चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उनकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण निलह साहबों गोरे भूमपतियों से मुक्त हुआ, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है। 1949 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण निलहो साहबों गोरे भूमपतियों से मुक्त हुआ। अभी ऊपर हमने देखा भी था कि चंपारण मूवमेंट के बाद 1918 में जो चंपारण एग्रीगेशन एक्ट आता है, उसके तहत जो है तिनकटिया प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट बतक मियाँ, ये भी चंपारण मूवमेंट से ही जुड़े हुए थे, और लगातार पिछले 2 सालों से जो है बतक मियाँ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो बतक मियाँ को हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। बतक मियाँ ये ब्रिटिश बगान प्रबंधन इरविन के एक रसोइया थे। तो आपसे पूछा जा सकता है बतक मियाँ जो है कौन थे? तो एक रसोइया थे। किसके रसोइया थे? तो ब्रिटिश बगान प्रबंधक इरविन के रसोइया थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी। कैसे जान बचाई थी? तो इरविन ने रात्रि भोज के निमंत्रण पर गांधी जी को बुलाया था, और गांधी जी इरविन के आमंत्रण पर ये वहां पहुंचे। और जब गांधी जी इरविन के निमंत्रण पर रात्रि भोज में पहुंचे, तो इरविन ने क्या किया? अपने रसोइया बतक मियाँ को क्या कहा कि उन्हें जहर मिला हुआ दूध पिलाया जाए। किसको? गांधी जी को, राइट। इसके लिए बतक मियाँ को पर्याप्त प्रलोभन भी दिया गया था इरविन के द्वारा, और धमकी भी दी गई थी, किंतु बतक मियाँ ने गांधी जी को जहर मिले हुए दूध के बारे में बताकर जो है उनको दूध पीने से बचा लिया था, और इस तरीके से गांधी जी की जान बच गई थी। तो याद रखिएगा, बतक मियाँ ये ब्रिटिश बगान प्रबंधन इरविन के रसोइया थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी। इरविन ने रात्रि भोज के निमंत्रण पर पहुंचे गांधी जी को अपने रसोइया बतक मियाँ को उन्हें जहर मिला हुआ दूध पिलाने के लिए कहा। इसके लिए बतक मियाँ को पर्याप्त प्रलोभन धमकी भी दी गई थी, किंतु बतक मियाँ ने इन सब के बावजूद गांधी जी को जहर मिले हुए दूध के बारे में बताकर उन्हें दूध पीने से बचा लिया, और इससे जो है गांधी जी की जान बच गई। इस पूरे घटना प्रक्रम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देखा था, जो बाद में हम जानते हैं ये भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बने। अच्छा, अब आप सोचिए कि बतक मियाँ के साथ क्या हुआ होगा जब बतक मियाँ ने इस तरीके का काम किया, गांधी जी को दूध मिले जहर से बचाया इरविन के अगेंस्ट जाके। तो सीधी सी बात है, बाद में बतक मियाँ को नौकरी से निकालकर जेल में डाल दिया गया, और बतक मियाँ को काफ़ी प्रताड़ित किया गया था। उनके परिवार को उनके गांव मोतिहारी के पास एक छोटा सा उनका गांव था सिसवा अजगरी, इनके परिवार को इस गांव से जो है निकाल दिया गया था। 1950 की शुरुआत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब मोतिहारी आते हैं, अच्छा ये जो घटना है, अब इस घटना के बाद इस घटना बतक मियाँ का नाम आप कहीं नहीं देखते हैं। तो एक ऐसा पर्सनालिटी जिसने गांधी जी को प्रारंभ में ही उनकी जान बताई, अगर ये जान नहीं बचाता तो शायद ये गांधी मूवमेंट जो आप पूरा देखते हैं भारत में, ये शायद नहीं होता, और भारत की दशा जो है कुछ और होती। तो ये बतक मियाँ का नाम जो है इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया था। लेकिन 1950 की शुरुआत में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरे घटना प्रक्रम को अपने आंखों देखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 1950 की शुरुआत में मोतिहारी आते हैं, वहाँ वो एक सभा को संबोधित करते हैं। जब वो सभा को संबोधित करते हैं, तो उनके साथ उस सभा में प्रोफेसर गिरीश मिश्रा भी शामिल होते हैं। प्रोफेसर गिरीश मिश्रा ने गांधी के चंपारण संघर्ष शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में बतक मियाँ के प्रसंस्करण को जो है सबके सामने लाया। तो ये जो 1950 का दौरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मोतिहारी, और मोतिहारी में जब एक सभा को
संबोधित करते हैं, उस सभा में जो है इस पूरे प्रकरण को, जो गांधी जी बतक मियाँ के बीच ये होता है चंपारण मूवमेंट के दौरान, तो इस पूरे प्रकरण को जो है ये सभा में संबोधित करते हैं। उस सभा में प्रोफेसर गिरीश मिश्रा भी उनके साथ होते हैं। प्रोफेसर गिरीश मिश्रा फिर एक लेख लिखते हैं गांधी के चंपारण संघर्ष शीर्षक से, और इस लेख में जो है बतक मियाँ के पूरे प्रकरण को सबके सामने लाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस दौरान जब 1950 को ये मोतिहारी का दौरा करते हैं, तो इस दौरान ये बतक मियाँ से मिलते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, और उनके परिवार की उस खराब स्थिति को देखकर वो 50 एकड़ जमीन देने का आदेश जिला प्रशासन को देते हैं। किंतु अभी तक इस आदेश का जो है पूर्णतः पालन नहीं किया गया। 50 एकड़ जमीन के बदले एक छोटा सा हिस्सा ही केवल दिया गया था। तो बतक मियाँ का निधन हो जाता है 1957 में। तो ये सारी चीजें जो हैं बतक मियाँ के संदर्भ में आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रश्न जो है यहाँ से फिर से पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा जो है मोतिहारी में चलाया गया था, इस बात को याद रखिएगा। चंपारण मूवमेंट के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में। पाइनियर समाचार पत्र होता है, और ये समाचार पत्र चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो बगान प्लांटर होते हैं उनका ये समर्थन करता है। तो याद रखिएगा, पाइनियर समाचार पत्र था जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्लांटरों का जो है समर्थक किया था। मई 1918 में गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास भी किया था, याद रखिएगा। मई 1918 में गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया था। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। तो ये भी याद रखिएगा, हरीशचंद्र मुखर्जी जो है हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। इस हिंदू पैट्रियाट में नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया गया था। बिहार में नील रैयतों का विद्रोह हालांकि चंपारण मूवमेंट से पहले होता है, 1907 से 1908 के बीच में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नील रैयतों का विद्रोह कब होता है? 1907-1908 में। अप्रैल 1915 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे नंद किशोर लाल ने नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 1915 का बिहार प्रांतीय सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं नंद किशोर लाल। और नंद किशोर लाल नील प्लांटर यानी जो नील बगान मालिक होते हैं वो, और जो किसान होते हैं उनके मध्य जो विषम संबंध होते हैं उनका ये यहाँ उल्लेख करते हैं। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के भागलपुर अधिवेशन जो अक्टूबर 1917 में होता है, इसकी अध्यक्षता के लिए भी मनोनीत किया जाता है। चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है? तो पीर मोहम्मद के द्वारा। तो ये तो था चंपारण की पूरी घटना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बिहार में किसान सभा। बिहार में किसान सभा की जो स्थापना होती है वो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में की जाती है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर मेला सारण में, राइट। ये किस लिए गठित की जाती है? 1929 में महामंदी का दौर आता है। 1929 की महामंदी के बाद कृषि में बढ़ रही लगातार समस्याओं की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है ये बिहार प्रांतीय किसान सभा को गठित किया जाता है शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1929 में। कहां पर? तो सोनपुर मेला में एक सभा आयोजित की जाती है। सोनपुर मेला कहां पर लगता है? तो सारण में। इस सोनपुर मेला में एक सभा गठित की जाती है। उस सभा के दौरान ही 1929 में शाहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। किस लिए किया जाता है? 1929 की महामारी मंदी के बाद लगातार कृषि में बढ़ रही समस्याओं की प्रतिक्रिया स्वरूप। बिहार किसान सभा से जुड़े अन्य व्यक्ति भी हैं जो इस सभा को स्टैब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और राहुल सांकृत्यान, इन सभी नेताओं का आप प्रमुख रूप से नाम इसमें देखने को मिलता है, राइट। अब बिहार किसान सभा के जो प्रमुख सम्मेलन होते हैं उनको देख लेते हैं। 3 प्रमुख सम्मेलन देखेंगे। सबसे पहला जो बिहार में किसान सभा का सम्मेलन होता है वो होता है 1929 में, जिस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा को स्टैब्लिश किया जाता है। तो पहला सम्मेलन 1929 में होता है सोनपुर सारण में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं शाहजानंद सरस्वती और इसके सचिव होते हैं श्री कृष्ण सिन्हा, राइट। तो ये आपको बिहार में पहला प्रांतीय किसान सभा के बारे में याद रखना है। 1929 में होता है सोनपुर सारण में, अध्यक्ष होते हैं शाहजानंद सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट 1934 में होता है बिहार का प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन, ये गया में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। और उसके बाद 1935 में होता है हाजीपुर में। हाजीपुर में जो बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता शाहजानंद सरस्वती करते हैं। और ये जो हाजीपुर में 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा होता है, इसमें जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है, राइट। तो ये आपको बेसिकली बिहार में हुए प्रांतीय किसान सभा सम्मेलनों के बारे में याद रखना है। 1929 में पहला किसान सभा सम्मेलन होता है सोनपुर सारण में, शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में और सचिव होते हैं श्री कृष्ण सिन्हा। 1934 में गया में होता है पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। 1935 में हाजीपुर में होता है शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में।
अच्छा, अगर ओवरऑल अगर हम देखें अखिल भारतीय किसान सभा, तो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 11 अप्रैल 1936 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान, राइट। अखिल भारतीय किसान सभा, तो अखिल भारतीय किसान सभा को भी आप देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो अखिल भारतीय किसान सभा ये 11 अप्रैल 1936 में इस्टेब्लिश की जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता शाहजानंद सरस्वती के द्वारा ही की जाती है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा को भी इस्टेब्लिश शाहजानंद सरस्वती करते हैं, जिसकी पहले सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। दूसरी तरफ अखिल भारतीय किसान सभा जो 11 अप्रैल 1936 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान इस्टेब्लिश की जाती है। इसका पहला अधिवेशन जो 1936 को लखनऊ में होता है, उसकी अध्यक्षता भी बिहार के शाहजानंद सरस्वती के द्वारा ही की जाती है और सचिव बनाए जाते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के एनजी रंगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में सर्वप्रथम किसान सभा को कब स्टैब्लिश किया जाता है, तो ये 1922-23 में ही स्टैब्लिश कर दी जाती है शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में। अभी तक हम ऊपर देख रहे थे बिहार की प्रांतीय किसान सभाओं के बारे में, लेकिन 1922-23 में ही बिहार में, बिहार का डिस्ट्रिक्ट कौन सा होता है, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा को स्टैब्लिश किया जाता है, जिसकी उपाध्यक्ष होते हैं श्री कृष्ण सिंह और महासचिव होते हैं सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार सिंह। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बिहार में सर्वप्रथम 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा की स्थापना की जाती है, जिसकी अध्यक्षता शाह मोहम्मद जुबेर करते हैं। उपाध्यक्ष श्री कृष्ण होते हैं, सचिव सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार सिंह। मार्च 1928 को बिहटा पटना में स्वामी शाहजानंद ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। उसके बाद नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में एक सभा का आयोजन होता है। उस सभा के दौरान ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन किया जाता है स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। ओवर अभी हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर ली है। दिसंबर 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की थी। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार की यात्रा करते हैं दिसंबर 1929 में। किसान आंदोलन जो इस टाइम हो रहे थे मुख्य रूप से जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध थे। उसके अलावा जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मांगे थी मुख्य रूप से, एक तो था नहर शुल्क की कमी करना, दूसरा था माल गुजारी भुगतान की पक्की रसीद देना और बकास्त भूमि को लौटाना। ये सभी जो है किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मांगे थी। शाहाबाद चंपारण जिलों में नाहर टैक्स के विरुद्ध जो है आंदोलन काफी व्यापक रूप से था और काफी उग्र भी था। तो नहर शुल्क की कटौती के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था बिहार में, वो शाहाबाद और चंपारण में जो है सबसे उग्र था। किसान आंदोलन और कृषकों की गतिविधियों को प्रभावहीन बनाने के लिए बिहार के कुछ जमींदारों ने सितंबर 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी। जैसे हमने बताया कि किसान आंदोलन जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध था, तो बिहार के कुछ जमींदारों ने सितंबर 1932 में किसान आंदोलन और कांग्रेस की जो गतिविधियां थी जो इन जमींदारों के विरुद्ध थी, तो इनको प्रभावहीन बनाने के लिए सितंबर 1932 में कुछ जमींदारों ने मिलकर जो है रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। 1919 में दरभंगा राज के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया था। तो स्वामी विद्यानंद भी प्रमुख किसान नेता थे बिहार में, और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के किसानों ने 1919 में आंदोलन किया था। बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1937 से 1939 के बीच बढ़ैया ताल जो मुंगेर में है, यहाँ पर मूवमेंट हुआ था बकास्त भूमि की वापसी के लिए। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बकास्त भूमि का जो मूवमेंट है ये कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किया गया था 1937-1939 के बीच में। और ये बकास्त भूमि की वापसी के लिए जो बेसिकली कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, बढ़ैया ताल मुंगेर में किया गया था। बकास्त भूमि क्या होती है, तो लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के पास वापस चली जाती थी, जिसे हम क्या कहते थे, बकास्त कहते थे। अब बदलते एग्जाम पैटर्न में आपसे ये पूछा जा सकता है, छोटी किताबों में या फिर वन लाइनर किताबों में आप ये तो पढ़ लेंगे बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1937 से 1939 के बीच बढ़ैया ताल मुंगेर में मूवमेंट हुआ था, लेकिन अगर आपने बकास्त भूमि के बारे में नहीं पढ़ा और अब जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है, वैसे में आपसे ये क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी है पूछा जा सकता है कि बकास्त भूमि से क्या मतलब है। तो बकास्त भूमि ऐसी भूमियां होती थी जब लगान किसान नहीं अदा कर पाते थे, तो वे भूमियां जो है जमींदार के पास चली जाती थी, उसको हम कहते थे बकास्त भूमि। और बकास्त भूमि को वापसी के लिए ही कार्यानंद शर्मा के द्वारा 1937 से 1939 के बीच बढ़ैया ताल जो मुंगेर में है वहां पर मूवमेंट किया जाता है। 1939 में राहुल सांकृत्यान ने अंबारी जो कि सारण में पड़ता है, यहाँ पर बकास्त मूवमेंट करते हैं राहुल सांकृत्यान। अप्रैल 1939 में आचार्य नारायण देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अधिवेशन होता है। अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में भी हमने ऊपर बताया था।
अप्रैल 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान ये गठित की जाती है, जिसका पहला सम्मेलन 1936 में ही होता है लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता शाहजानंद सरस्वती और सचिव रहते हैं एन जी रंगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में, जो अप्रैल 1939 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का आंदोलन हो रहा है, ये गया में हो रहा है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन बाबा रामचंद्र के बारे में पूछा गया था। बाबा रामचंद्र के बारे में कहा जाता है कि एक सन्यासी जो फिजी से एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था। तो ये एक स्टेटमेंट था और पूछा गया था निम्नलिखित में से किसके संबंध में है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, ये बाबा रामचंद्र के बारे में है। बाबा रामचंद्र ने जवाहरलाल नेहरू व अन्य किसान नेताओं जैसे झिंगुरी सिंह आदि के साथ मिलकर जो है अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन करते हैं। इसके अलावा किसानों से ही संबंधित जो ओवरऑल हम जब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम संयुक्त प्रांत किसान सभा भी पढ़ते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। संयुक्त प्रांत किसान सभा इसको स्टैब्लिश किया जाता है 1918 में लखनऊ में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और शंकर मिश्र के द्वारा। इसके अलावा इस संयुक्त प्रांत किसान सभा से संबंधित प्रमुख नेताओं में बाबा रामचंद्र भी थे, झिंगुरी सिंह भी थे और दुर्गापाल सिंह भी शामिल थे। तो ये कुछ अन्य किसान सभा हमने देख लिया। एक तो अवध किसान सभा जो 1920 में बाबा रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है अन्य किसान नेताओं के द्वारा गठित की जा रही है। उसके अलावा संयुक्त प्रांत किसान सभा जो 1918 में लखनऊ में इस्टेब्लिश हो रही है इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और शंकर मिश्र के द्वारा। तो इस तरीके से हमने किसान मूवमेंट को भी डिटेल में पढ़ लिया है। अब बिहार मॉडर्न हिस्ट्री जो है यहाँ खत्म होती है। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास को। जब तक आप लोग पढ़ें और इन क्लासेस का रिवीजन करें। 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जो है संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं। क्लासेज आपको सभी ईओकाईएस की संकल्प बैच की यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाती है, जिनकी पीडीएफ आपको जो है 499 में मिल जाएगी, सभी क्लासेज की पीडीएफ, राइट। तो पीडीएफ आप लेकर जो है अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इस संकल्प बैच से जुड़ने के लिए और पीडीएफ के लिए 6306473800 पर कॉल मैसेज करके जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा पेमेंट नंबर भी है। इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर पेमेंट रिसीविंग भेज देंगे अपने नाम को मेंशन करते हुए, तो आपको इस संकल्प बैच के पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। धन्यवाद, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।